Hi everyone. So today we have come up with a new chapter, that is chapter 2, the cell building block of life. In the earlier old books that we were having, this chapter was chapter 5, the fundamental units of life cell. Fine. Now this time they have changed the name including the sequence of the chapter. So by not wasting the time, we should start it again. So what they are saying, it is widely accepted amongst the scientific community that life originated in water. So it is clear that the life सबसे पहले the life that has started, that is from the water only. Right? Some researchers believe that life may have originated in the small water pool with changing environmental conditions rather than in the oceans. तो माना जाता है कि हमने तो ये बोल दिया है कि वाटर से ही लाइफ ओरिजिनेट हुई है, बट कुछ रिसर्चर्स ये भी बोलते हैं कि हमारे पास जो लाइफ वाटर में ओरिजिनेट हुई है वो सिर्फ इसी रीज़न से है क्योंकि वहाँ पे कुछ इन्वायरमेंटल चेंजेस हो गए थे. फाइन. जैसे अगर हम एग्जांपल लें, वी आर हैविंग क्या नाम, पूगा वैली दैट इज़ इन लद्दाख. सो देर इज़ अ स्पेसिफिक चेंज ऑफ द एनवायरनमेंट देयर, दैट्स वाई दे आर हैविंग हॉट स्प्रिंग्स. और हॉट स्प्रिंग्स होने की वजह से वो जो पूका वैली में हॉट स्प्रिंग्स हैं दैट इज़ इन लद्दाख, जिसकी वजह से हमारे पास एनवायरनमेंट में लिटिल चेंज आया. क्यों? क्योंकि वो पूका वैली में जो हॉट स्प्रिंग्स हैं वहाँ पे जो पानी होता है दैट इज़ नियर टू द बॉइलिंग वाटर. ठीक है. तो वो हमारे पास इतना हाई टेम्परेचर पे जो वाटर अवेलेबल होता है जिसकी वजह से हमारे पास वहाँ का एनवायरनमेंट चेंज हो गया और फर्दर हमारे पास वहाँ पे उस तरीके के वाटर पे रहने वाले बैक्टीरियाज ने ग्रो करना शुरू कर दिया, दैट आर नोन एज थर्मोफाइल्स, जिसको हम बोलते हैं हीट लविंग बैक्टीरियाज. So what they are saying, some researchers believe that life may have originated in the small water pools with changing environmental conditions rather than in the oceans. Hot springs are the example of such environment. हम इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं, रिसर्चर्स ने जो बोला उसमें हम हॉट स्प्रिंग्स को कंसिडर कर सकते हैं. सो इन इंडिया द हॉट स्प्रिंग्स ऑफ द पूगा वैली इन लद्दाख मेंटेन वेरी हाई टेम्परेचर. वहाँ पे जो पूगा वैली है उसमें जो वाटर है उसका टेम्परेचर हॉट स्प्रिंग्स का बहुत हाई होता है, नियरली एट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इवन इन अ कोल्ड क्लाइमेट लाइक लद्दाख का जो अगर हम इन्वायरमेंटल टेम्परेचर बोलते हैं सो दैट इज़ वेरी लो, इतनी ठंड होती है वहाँ पे. बट स्पेसिफिकली एट द हॉट स्प्रिंग वी हैव एट द पूका वैली, तो वहाँ पे हमारे पास जो वाटर होता है दैट इज़ नियर टू इट्स बॉइलिंग टेम्परेचर. These environmental conditions seem to be similar to those of the early Earth about 3.5 billion years ago. और हमारे पास यही जो टेम्परेचर है इस टाइम पे दैट इज़ सिमिलर टू द 3.5 जो हमारे 3.5 बिलियन ईयर्स अगो पहले जो टेम्परेचर था अर्थ का, उस पूगा वैली का टेम्परेचर सेम सिमिलराइज करता है. तो हम उसको इक्वेट कर सकते हैं विद द अर्लियर 3.5 बिलियन ईयर्स अगो और अभी का जो पूगा वैली है कि वहाँ पे भी पहले टेम्परेचर इतना ही था, इसीलिए वहाँ पे हमारे पास 3.5 बिलियन ईयर्स अगो टेम्परेचर गर्म होने की वजह से, वाटर जो सोर्सेज हैं वो गर्म होने की वजह से हमारे पास थर्मोफाइल्स ऑरिजिनेट होने शुरू हो गए थे. So next, the organisms living in these hot springs are most heat loving bacteria. So what is the term for the heat loving bacteria? Thermophiles. Thermo is for the temperature, which are unicellular. And as we know कि हमारे पास जो बैक्टीरियाज होते हैं वो प्रोकैरियोट्स के अंडर आते हैं and they are the bacterias. Next, scientists from the Birbal Sahni Institute of Paleosciences Lucknow studied that hot springs and found that हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट वहाँ पे बहुत रैपिडली ग्रो करने लग गया था जहाँ पे हॉट स्प्रिंग्स प्रेजेंट होते हैं. तो साइंटिस्ट ऑफ द बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट जो पेलियो साइंसेस डिपार्टमेंट के हैं दैट इज़ इन लखनऊ, दे हैव स्टडीड कि जिस जगह पे आपके पास हॉट स्प्रिंग्स अवेलेबल होते हैं वहाँ पे आपके पास एक स्पेसिफिक कैल्शियम कार्बोनेट भी आपको मिलेगा वहाँ पे. CaCO3 इज़ द फॉर्मूला. तो वहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट का क्या मतलब है, क्योंकि ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये उस जगह के जो बैक्टीरियाज होंगे उनको हीट से प्रोटेक्ट करने में या सन की जो एक्सट्रीम रेडिएशंस होती है उनसे प्रोटेक्ट करने में यूज़फुल होते हैं. सो क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, व्हाट इज़ द स्पेसिफिक फीचर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट विच वॉज फॉर्म्ड अराउंड द हॉट स्प्रिंग्स. तो यहाँ पे हमारे पास जो कैल्शियम कार्बोनेट है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक उसका हेल्पिंग करेक्टरिस्टिक ये हो जाएगा कि ये प्रोटेक्ट करता है जो अर्ली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स वहाँ पे प्रेजेंट होते थे उनको रेडिएशंस और एक्सट्रीम कंडीशन से प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है. सो फर्स्ट थिंग वाज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को प्रोटेक्ट करने में, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने में इट हेल्प्स.
सेकेंड वन, हमारे पास ये एक जो सेल के अराउंड एक प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन, एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन को ओरिजिनेट करने में या फॉर्म करने में भी हेल्प करता है. सो टू फीचर्स वुड बी देयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. एक तो इसके जो डिपॉजिट्स होंगे वो हॉट स्प्रिंग्स के अराउंड अवेलेबल होने शुरू हो गए थे, तो हम ये भी इससे पता कर सकते हैं कि 3.5 बिलियन ईयर्स अगो में भी हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट के कुछ जो कंटेंट होगा वो वहाँ पे प्रेजेंट होगा. और उसका काम क्या है? सन के एक्सट्रीम रेडिएशन या कोई भी हार्मफुल रेडिएशन से उन सेल्स को, उन बैक्टीरियाज को प्रोटेक्ट करना और उन सेल्स के अराउंड एक प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन क्रिएट करवाने में भी वो हेल्प करता है. नेक्स्ट, यहाँ पे हमारे पास अगले में बोल रहे हैं कि हमने जो भी सेल्स होते हैं वो सेल्स यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर कंसीडर किए जाते हैं. जो एक सेल सिर्फ एक सेल से बना और वो सारे फंक्शंस परफॉर्म कर रहा हूँ, दैट विल बी कॉल्ड एज यूनिसेल्युलर. और उसमें एग्जांपल्स वी कैन टेक, हमारे पास अमीबा होता है, बैक्टीरिया होते हैं, यीस्ट होते हैं. सो ये हमारे पास यूनिसेल्युलर के एग्जांपल्स हैं. एंड अदर वन वुड बी मल्टी सेल्युलर. सो दे आर सेइंग ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स. द सेल्स रिप्रेजेंट द बेसिक लेवल एट विच लाइफ एग्जिस्ट्स. सम ऑर्गेनिजम्स सच एज बैक्टीरिया, यीस्ट कंसिस्ट ऑफ वन सेल, जिनको हम यूनिसेल्युलर बोलेंगे. एंड अदर प्लांट्स, फिश, बर्ड्स एंड ह्यूमन्स आर मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ सेल्स, जिनको मल्टी सेल्युलर कहा जाता है, जो सारे सेल्स कंबाइन करके स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म करते हैं. अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शंस फॉर्म्स टिश्यू. अब ये भी हमें पता है कि अगर प्रॉपर हमें ऑर्गेनिज्म कंस्ट्रक्ट करना हो तो उसके स्ट्रक्चरल यूनिट सेल है, देन सारे सेल्स कंबाइन करके विल फॉर्म टिश्यू. टिश्यूज all tissues combine to form organ and then organ system. Fine. And at the end we are having a complete organism. So वही बता रहे हैं कि different tissues are organized to form organ and several organ work together to form organ system. Such as, अब यहाँ पे हमारे पास nasal pore है, हम इनको respiratory system का एक पूरा passage they will tell. So we are having nasal pores, then nasal cavity, then trachea. ट्रैकिया के बाद फर्दर हमारे पास लंग्स आ जाएंगे और ये सारे ऑर्गन्स कंबाइन करके रेस्पिरेटरी सिस्टम फॉर्म करते हैं. फाइन. सो इस चैप्टर में अब हमने यही सब पढ़ना है कि हमारे पास कैसे जो एक सेल है सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है. एंड इट इज़ वेरी मच यूनिक कि एक सिंगल सेल में इतनी कैपेसिटी होती है कि वो सारे फंक्शंस, डिफरेंट एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सकें. क्या एक सेल हमारे क्या बोलते हैं, सेल हमेशा के लिए लिव करता है कि वो मर जाते हैं? क्या हमारे पास जो सेल है उसके स्पेसिफिक फंक्शंस जो होंगे, हमारे पास जो सपोज हमारे यहाँ पे अलग अलग सेल्स हैं, सो वो सेल्स अपने साथ कम्युनिकेट कैसे करते हैं ताकि एक स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म किए जाएं, दैट विल गेट टू नो इन दिस होल चैप्टर. सो इन दिस पैराग्राफ व्हाट दे आर सेइंग, इवन सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू टिश्यू organ system of the cell remains the fundamental unit of structure and function in all living organisms. This makes us wonder how such tiny cells perform so many different activities. So, what are the different components of a cell? That we'll get to know in this chapter. How do cells in our body communicate with each other? एक दूसरे से कैसे communicate करती है to perform the specific functions. Next, do cells live forever or do they die? After that, in this chapter we will explore the answers to these questions as we enter the fascinating world of cells. Fine. And this time they have given us a beautiful diagram. सी, ये जो पिक्चर इन्होंने बताई है सो दैट वी कैन आइडेंटिफाई कि जो सेल होते हैं उनको अगर आपको देखना हो थ्रू द नेकेड आइज़ या अनएडेड आइज़ तो कैसे देखा जा सकता है, और हमारे पास विजिबिलिटी कितने लेवल तक की होती है, कहाँ तक हमें बिना माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम किसी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं. सो डिस्टेंसेस के थ्रू यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड पे दे हैव मेड 1 किलोमीटर, देन 100 मीटर्स, 10 मीटर, 1 मीटर, 0.5 मीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 mm, देन यहाँ पे 100 माइक्रोमीटर. अब हमारे पास रेंज है 1 mm तक की, जिसको हम फिश एग बोलते हैं. तो फिश एग तक की रेंज तक हम देख सकते हैं, दैट इज़ एन अनएडेड आई. कुछ रेंज 1 mm से नीचे तक के भी ऑब्जेक्ट्स हैं जिन ऑब्जेक्ट्स को हम इजीली देख सकते हैं. नेक्स्ट, आफ्टर दैट 1 mm के बाद जो ऑब्जेक्ट्स हमें होंगे वो दैट कैन नॉट बी सीन विद द अनएडेड आई, वी नीड माइक्रोस्कोप. व्हाट काइंड ऑफ माइक्रोस्कोप? रेड पैच जो इन्होंने बताया दैट इज़ लाइट माइक्रोस्कोप, जो हमारे लैब्स में, स्कूल के लैब्स में हम यूज़ करते हैं. वी यूज़ लाइट माइक्रोस्कोप्स. फर्दर दैट इज़ अप टू 1 माइक्रोमीटर. अब हमारे पास यहाँ पे फर्दर
माइक्रोमीटर के बाद वी आर हैविंग दिस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जिसका हमारे पास यूनिट्स इन्होंने बता दिए हैं 100 nm से लेकर 0.1 नैनोमीटर तक की रेंज हमारे पास होती है, जिसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और लाइट माइक्रोस्कोप में ये डिफरेंस है कि लाइट माइक्रोस्कोप हमारे पास ऑब्जेक्ट्स की ऊपर के जो ऑर्गेनेलीज हैं उनको हेल्प करता है मैग्नीफाई करने में, बट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज़ हाईली कैन गिव यू द हाईली मैग्नीफाइड इमेज ऑफ द मेम्ब्रेन ऑफ द सेल ऑल्सो। हमारे पास लिपिड बाइलेयर या जो हमारे पास दो लेयर्स की जो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन होता है, क्या क्या चीज़ों का बना होता है, वो मेम्ब्रेन को भी हम प्रॉपरली मैग्नीफाई करके स्टडी कर सकते हैं। So our next topic is how to study cells. सो देर इज़ अ रेंज, यहाँ पे हमने देख भी लिया है कि हमारे पास डिफरेंट रेंजेस में इन्होंने डिसाइड करवाया है, इन्होंने प्रॉपरली उसको क्लासीफाई कर दिया है कि हमारे पास किस किस लेवल तक के ऑब्जेक्ट्स हैं जो हम इजीली देख सकते हैं। नाउ इफ़ आई टेल यू अबाउट द टॉपिक दैट इज़ रेजोल्यूशन, वी आर हैविंग अ लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन एंड मैग्नीफिकेशन। मोस्ट ऑफ द टाइम हम ये दो जो वर्ड्स हैं इनको सिमिलराइज कर देते हैं, इक्वेट कर देते हैं कि दोनों एक ही चीज़ें होती हैं, बट देर इज़ अ डिफरेंस। मैग्नीफाई इज़ किसी ऑब्जेक्ट को बड़ा करना, ठीक है। मैग्नीफिकेशन प्रोसेस लाइक माइक्रोस्कोप जो हम यूज़ करते हैं वो मैग्नीफिकेशन प्रोसेस पे वर्क करते हैं। बट अगर हम रेजोल्यूशन की बात करते हैं तो हम उस ऑब्जेक्ट को प्रॉपरली क्लीन व्यू उसका देखना, लाइक बिना उसको ब्लरीनेस उस ऑब्जेक्ट पे आए हुए, हमें ईजिली विद आर अनएडेड आई मैं उस ऑब्जेक्ट को प्रॉपरली देख सकूँ, ठीक है। सो डिटेल्ड स्ट्रक्चर देख लेना किसी का विदाउट गेटिंग ब्लरीनेस। और सपोज़ इसमें अब इन्होंने यहाँ पे एग्जांपल देना है दैट वी हैविंग 2 ऑफ द पॉइंट्स वी हैव मार्क्ड ऑन द शीट, और वो 2 पॉइंट जो हमने मार्क किए हैं शीट पे वो बहुत ही ज़्यादा क्लोज होने चाहिए, बस इतने क्लोज कि वो दोनों को हम लाइक दोनों के बीच में, दोनों पॉइंट्स के बीच में 0.05 mm का डिफरेंस हो, ठीक है। कि अगर ऐसे देखा जाए उनमें डिफरेंस है, बट जैसे हम उसको अपने आई से क्लोजर लेके, एज वी नो कि हमारे जो नियर पॉइंट ऑफ द ह्यूमन आई रेंज है 25 सेंटीमीटर्स, जैसे जैसे सपोज़ मैंने एक पेज पे 2 पॉइंट्स मार्क करवाए, तो वो 2 पॉइंट्स मैं जैसे जैसे अपने पास लेके आऊँगी, बिकॉज ऑफ माई आई कैन नॉट टेक इट एज 2 पॉइंट्स, तो वो कंसिडर करेगा उसको एक सिंगल पॉइंट। एंड देर इज़ अ लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन मतलब एक हमारी आई की भी एक लिमिट है कि वो किसी भी ऑब्जेक्ट को क्लियर देख सकती है एक स्पेसिफिक साइज़ तक के, जो कि है 0.1 mm। अगर मैं इसको इक्वेट करूँ तो हम बता सकते हैं कि 0.1 mm विल बी इक्वल टू जो हमारे पास एक हेयर का टिप होता है, ठीक है, उसका जो डॉटेड स्ट्रक्चर होगा हम उसको ले सकते हैं, या फिर एक सैंड का ग्रेन दैट कैन बी कंसिडर्ड एज 0.5 mm। तो एक ह्यूमन आई की जो एक लिमिट है रेजोल्यूशन की कि वो किसी ऑब्जेक्ट को प्रॉपरली डिस्टिंक्टिवली या बिना किसी स्ट्रेन से उसको देख सकता है, दैट इज़ हमारे पास उसको हम बोलते हैं लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। और कितनी ह्यूमन की लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन कितनी है, 0.1 mm की, कि इतने छोटे ऑब्जेक्ट को एक हमारी आई देख सकती है। उससे ज़्यादा अगर छोटा हो जाएगा तो वो हमें उसके लिए वी नीड अ स्पेसिफिक एड और डिवाइस दैट वुड बी हमारे पास माइक्रोस्कोप। फाइन, सो दैट इज़ कॉल्ड एज द लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। नाउ व्हाट दे आर सेइंग हियर इज़, अगर मेरे को थोड़ा और क्लियर करना हो इसके रिगार्डिंग, चलो पहले टॉपिक पढ़ते फिर आपको बताते हैं। हाउ टू स्टडी सेल्स। What do we call the ability of the human eye to see two very close objects as separate and distinct? कहते हैं what do we call the ability, हम उस ability को क्या बोलेंगे जब मेरे पास में 2 पॉइंट्स जो हैं मैंने एक पेज पे मार्क किए और वो मेरे पास बहुत क्लोज हैं, ठीक है। एक और दूसरा पॉइंट जो मैंने मार्क किया है वो एक दूसरे के साथ बहुत क्लोज हैं, बट उसमें हल्का सा स्पेस हमने दे के रखा है। कहते हैं इमेजिन 2 tiny dots drawn on a piece of paper as the dots are moved closer। डॉट्स आर मूव क्लोजर मतलब अब यहाँ पे इन्होंने प्रॉपर स्पेसिफाई नहीं कर पा रहे डॉट्स को पास लेके आना है कि डॉट्स को आंखों के पास लेके आना है। तो यहाँ पे उन डॉट्स को, जो 2 डॉट्स इन्होंने पेपर पे ड्रॉ किए हुए हैं, उसको आंखों के पास लेके आना है, और वो जो 2 डॉट्स उन्होंने ड्रॉ किए हैं वो एक दूसरे के बहुत क्लोज होने चाहिए। कहते हैं एज द डॉट्स आर मूव क्लोजर देयर कम्स अ पॉइंट एट विच दे कैन नो लॉन्गर बी सीन एज सेपरेट। एक ऐसा पॉइंट आएगा जब मैं उस पेज को पास लेके आऊँगी तो वो मुझे 2 पॉइंट नहीं, एक ही पॉइंट लगेगा। सो कहते हैं व्हेन व्यूड फ्रॉम अबाउट 25 सेंटीमीटर, जिसको हम नियर पॉइंट ऑफ द ह्यूमन आई भी बोलते हैं, 2 पॉइंट्स सेपरेटेड बाय अबव 0.1 mm कैन बी सीन एज डिस्टिंक्ट। अगर तो एक ऑब्जेक्ट 0.1 mm के साइज़ का होगा, अगर मैं उसको 25 सेंटीमीटर की रेंज से देखूंगी, जो एक ह्यूमन आई की एक्चुअल रेंज होती है,
तो वहाँ तक मुझे वो दो ऑब्जेक्ट्स जो दो डॉट्स हैं अलग अलग लगेंगे। बट जैसे ही वो 0.1 mm के ऑब्जेक्ट को, जितना उसका साइज, उसको मैं पास लेते आके रखूँगी, 25 सेंटीमीटर से और कम लूँगी, 24, 23, 22, 1 इस तरीके से देखूँगी, तो मेरे पास वो 2.2 नहीं, सिंगल पॉइंट कंसिडर किया जाएगा। सो कहते हैं अदरवाइज दे अपीयर एज अ सिंगल पॉइंट, और इस चीज़ को बोलेंगे लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। सो व्हाट इज़ द लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ अ ह्यूमन आई? दैट इज़ 0.1 mm। तो 0.1 mm ही हमारे पास एक ऐसी रेंज होती है जहाँ पे ऑब्जेक्ट प्रॉपरली दिखता है, और इससे अगर और छोटा ऑब्जेक्ट लिया जाएगा दैट कैन नॉट बी विजिबल फॉर द ह्यूमन आई। फाइन, वी नीड अ माइक्रोस्कोप अदरवाइज फॉर दैट। सो दिस वॉज द थिंग अबाउट द लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। एंड आपको बता दिया जाए, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन और मैग्नीफिकेशन में फ़र्क होता है। अगर मुझे इसको थोड़ा और बताना हो, विद एन एग्जाम्पल आई कैन गिव यू। सपोज एक कार है, रात के टाइम पे वो कार कहीं दूर से आ रही है, तो अंधेरे में मुझे उसके जो 2 हेडलाइट्स हैं वो सिंगल ही लगते हैं, है ना। बट जैसे जैसे हम उसको, कार पास आती है, तब मुझे पता लगता है कि वो एक नहीं, वो 2 हेडलाइट्स हैं उसकी। सो वी कैन सी इट एज द ऑब्जेक्ट कम क्लोजर वी कैन मैग्नीफाई इट, है ना, वी कैन गेट द एग्जैक्ट इमेज ऑफ इट। सेम एज दैट यहाँ पे वही चीज़ बताई हुई है कि हमारे पास अगर पेज है, पेज में 2 पॉइंट्स हैं, 2 पॉइंट्स बहुत क्लोज हैं एक दूसरे के, अगर उसको 25 सेंटीमीटर तक की रेंज में देखूंगी तो वो अलग अलग दिखेंगे, बट और पास लेके आती जाऊँगी तो हमें वो ऑब्जेक्ट्स जो 2 पॉइंट्स हैं वो एक लगने लग जाएंगे। ठीक है, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन मतलब एक ऑब्जेक्ट कितना क्लियर दिख सकता है, उसका मिनिमम टू मिनिमम साइज़ कितना होना चाहिए, दैट इज़ 0.5 mm। जिसको मैं एग्जांपल दे सकती हूँ कि एक ह्यूमन का जो हेयर होता है उसका जो थिकनेस होगा, जो मैं उसको टिप देखूंगी ना एक हेयर की, तो 0.1 mm तक की होगी। फाइन, सो नेक्स्ट दे आर सेइंग अ सेल इज़ यूजुअली टू स्मॉल टू सीन विद अ अनएडेड आई। दिस रेजेस एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हमारे पास जो भी ऑब्जेक्ट होंगे ना, 0.1 mm से नीचे नीचे जो भी होंगी वो सारे सेल्स के टाइप्स आ जाते हैं, जैसे बैक्टीरिया, फिर ऑर्गेनली में माइटोकॉन्ड्रिया, इस तरीके के साइज़ होंगे, वो 0.1 mm से भी छोटे होते हैं, जिस वजह से मुझे वो ऑब्जेक्ट या वो जो ऑर्गेनलीज हैं मुझे नॉर्मल आई से नहीं देखने को मिलेंगी। ठीक है, वी कैन नॉट सी विद द अनएडेड आई, वी नीड माइक्रोस्कोप फॉर दैट। सो दे आर सेइंग दिस रेजेस एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ हैव सेल बायोलॉजिस्ट स्टडीड द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द सेल। तो अगर मुझे पता है कि मेरी एक लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन 0.1 mm की है, तो मैं इतने छोटे ऑब्जेक्ट्स को देख कैसे सकती हूँ? तो मुझे पता है कि कहते हैं दिस मच स्मॉलर देन द लिमिट ऑफ द रेजोल्यूशन ऑफ द आई। नेक्स्ट पैराग्राफ, यू हैव लर्न अबाउट कन्वेक्स लेंस। अब हम यहाँ पे मैग्नीफिकेशन या माइक्रोस्कोप की बात करेंगे कि वो माइक्रोस्कोप का काम है मैग्नीफिकेशन करने का, किसी ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई, बड़ा साइज दिखाने का। यू हैव लर्न अबाउट द कन्वेक्स लेंस। अ कन्वेक्स लेंस और अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज दैट इज एन ऑब्जेक्टिव लेंस एंड एन आई पीस आर यूज्ड फॉर द मैग्नीफिकेशन। हमारे पास जो माइक्रोस्कोप है उसमें लेंस होता है और एक आई पीस डाला होता है, वो अटैच करके हम किसी ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई कर सकते हैं। अब वो ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई 10x करना है, 40x करना है, 30x करना है, जितना भी करना होगा उस हिसाब से हम वहाँ पे उस लेंस को, उस टाइप ऑफ लेंस को एडिशन करते जाएंगे ताकि उसकी मल्टीप्लिकेशन हम देख सकें। नाउ इन द नेक्स्ट पैराग्राफ दे आर सेइंग, हमारे पास यहाँ पे डिस्कवरर का नेम है दैट इज़ रॉबर्ट हुक। एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर एज वेल कि हमारे पास जो सेल था दैट वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। फाइन, एंड इन विच ईयर 1665 उसका एक सेल्फ डिज़ाइंड माइक्रोस्कोप है जो उसने खुद अपने द्वारा कंस्ट्रक्ट किया था ताकि उस ऑब्जेक्ट, किसी भी सेल को वो मैग्नीफाइड फॉर्म में देख सके। तो उसका जो माइक्रोस्कोप, सेल्फ डिज़ाइन माइक्रोस्कोप था, वो ऑब्जेक्ट को कितना मैग्नीफाई कर देता होगा? सो दैट इज़ अराउंड 200 to 300 टाइम्स मैग्नीफिकेशन कर देता है उसकी। सो रॉबर्ट हुक वॉज द फर्स्ट पर्सन टू ऑब्जर्व द सेल इन 1665। क्वेश्चन आ सकता है कि इन विच ईयर एंड हु डिस्कवर द सेल, and the cell that he discovered, he took was cork। फाइन, जो ट्रीज़ की जो बाग वाली लेयर होती है दैट इज़ ऑफ डेड सेल्स, तो उसको लिया था। सेल्फ डिज़ाइंड माइक्रोस्कोप था, उस वो ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करता था 200 to 300 टाइम्स। सो व्हाट दे आर सेइंग इज रॉबर्ट वॉज द फर्स्ट पर्सन टू ऑब्जर्व द सेल इन 1665 यूजिंग अ सेल्फ डिज़ाइंड माइक्रोस्कोप capable of about 200 to 300 times magnifications. While examining the thin slice of cork, he observed small box-like compartments and named them as cells. अब उसने उनको जो छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स देखे उसको इसने नेम दे दिया सेल्स का। इन स्कूल लेबोरेटरीज आज के टाइम पे वी यूज़ लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स हमारे पास वो ऑब्जेक्ट्स को विजुअलाइज करने में हेल्प करते हैं ताकि हम किसी ऑब्जेक्ट की अंदर की और लेयर, सपोज मेम्ब्रेन को भी मैग्नीफाई कर सकें। स्कूल्स में हमारे पास लाइट माइक्रोस्कोप यूज़ किए जाते हैं। फाइन, नेक्स्ट
दिस इज़ द पिक्चर ऑफ अ माइक्रोस्कोप, जो लाइट माइक्रोस्कोप हमारे स्कूल्स में भी होते हैं, ताकि हम किसी ऑब्जेक्ट को, किसी सेल को, हम जैसे चीक सेल वाली एक्टिविटी करते हैं, देन वी डू एन एक्टिविटी ऑफ अनियन पील सेल, तो उनके सेल्स को स्टेन करके, मिथिलिन ब्लू और सैफरन से स्टेन करके हम उनको कलर्स देके फिर उसको माइक्रोस्कोप के अंडर रखते हैं, ताकि किसी ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई फॉर्म में देखा जा सके. फाइन. सो नेक्स्ट इन द दिस डायग्राम, इन द पिक्चर दे हैव शोन दैट इज़ ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप. कहते लास्ट लाइन वॉज कि लाइट माइक्रोस्कोप आर यूज टू ऑब्जर्व ऑब्जेक्ट्स यूजिंग डिफरेंट ऑब्जेक्टिव लेंसेज. लेंसेज कैसे कैसे, जो 10x ऑब्जेक्ट के साइज़ को 10 गुना बढ़ा दें, जो 40 गुना बढ़ा दें, टू अचीव द बेटर मैग्निफिकेशन एंड रेजोल्यूशन अंडर द विजिबल लाइट. Explore different parts of microscope in your school laboratory and use it to observe fine structure of various materials. Under the microscope, you will see a magnified image of an object. Can you estimate its actual size? क्या आपको लगता है कि आप उसका साइज पहचान सकते हैं? So our next topic is let us estimate the size of a cell. कि अगर एक सेल का साइज़ मुझे एस्टिमेशन लगाना हो कि एक सेल कितने साइज़ का होगा, तो मैं कैसे लगा सकती हूँ. सो बिफोर डिस्कसिंग दिस वुड बी लिटिल मच कॉम्प्लिकेटेड. अगर आपको किसी रियल लाइफ एग्जाम्पल के थ्रू समझाना हो, तो आई हैव दिस एग्जाम्पल कि सपोज वी आर हैविंग अ विंडो दैट इज़ ऑफ 10 मीटर्स, और उस रेंज में 10 मीटर की रेंज में मुझे जब अपनी विंडो से मैं देख रही हूँ तो कार्स पार्क हुई पड़ी हैं, और मैं अगर एक रो में देखूँ तो मुझे 5 कार्स एक रो में दिख रही हैं. ठीक है, दिस शोज़ वो 5 कार्स, और मेरे पास डिस्टेंस हो गया 10 मीटर्स. तो मुझे एक कार का मुझे एवरेज साइज़ बताना हो तो कितना होगा. देन वी व्हाट विल डू, 10/5 दैट विल बी नियर अबाउट 2 मीटर्स उसका रेंज हो जाएगा. फाइन. दैट वी कैन डू विद दिस. कि इस एक्टिविटी में अबाउट है क्या एक्चुअली, कि ये मुझे सेल का इस तरीके से एक सेल का साइज़ देखना है कि कितना होता है. ठीक है, उसके लिए सबसे पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि मैंने क्या करना है. हमारे पास जो माइक्रोस्कोप होते हैं, माइक्रोस्कोप में जो स्टेज लगा होता है, वहाँ पे जहाँ पे हम सेल्स को देखते हैं, सेल्स रखते हैं हम ना, ताकि हम वहाँ से आई पीस के थ्रू और लेंसेज के थ्रू मैं उस सब्जेक्ट को विजुलाइज कर सकूँ या इमेज उसकी देख सकूँ. तो मैंने ये स्केल है, सपोज़ इस स्केल को मैंने माइक्रोस्कोप के उस स्टेज पे रखा, और मेरे पास जो साइज़ आएगा वो इस तरीके से देखेंगे कि एक ये सेंटीमीटर है, एंड देन दिस वुड बी कॉल्ड एज 1 मिलीमीटर. तो हमें पता होना चाहिए कि सेंटीमीटर मिलीमीटर्स क्या होते हैं. तो ये मिलीमीटर की रेंज हम वहाँ पे रखते हैं कि हम एक स्केल को रखेंगे. तो मेरे पास सपोज़ एक विंडो है, मुझे पता है, एग्जांपल एक और लेती हूँ कि सपोज़ एक दरवाज़ा है और उसमें मेरे पास एक होल है. उस होल से जब मुझे एक रूम के अंदर देखना होता है, उस होल जो सर्कल है उससे मुझे रूम के अंदर देखना होता है कितना क्या क्या है, तो मैं स्पेसिफिक रेंज की चीज़ों को देख सकती हूँ, है ना. मैं पूरे रूम को नहीं देख सकती उस की होल से. सेम एज दैट कि मेरे पास जो आई पीस है, जो माइक्रोस्कोप है, जो एक ऑब्जेक्ट को देख सकता है, वो कुछ रेंज में देख पाएगा. वो सभी पूरे के पूरे सेल्स को नहीं देख सकता, कुछ रेंज होती है. जैसे मैंने भी एग्जांपल बताया कि विंडो अगर मेरे पास 10 मीटर्स की है, तो ये सपोज़ दिस इज़ व्यू कि मेरे पास एक विंडो के बाहर मैं अगर देख रही हूँ 10 मीटर्स की विंडो है, मुझे कितनी एक रो में कितनी कार्स दिख रही है, 5 कार्स. तो मैंने क्या किया, एक कार का एवरेज मुझे साइज़ निकालना होगा. तो मैंने क्या किया, 10 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स टू 2 मीटर्स. तो मुझे इसकी ऑन एन एवरेज रेंज पता लग गई कि ये मेरे को लगभग 2 मीटर के आसपास का सेल पड़ेगा. ठीक है, तो अब यही चीज़ है कि इस चीज़ को अब मैं मिलीमीटर और माइक्रोमीटर, ठीक है, उसमें कन्वर्ट करके देखूँगी. ये तो मेरे पास मीटर की रेंज थी. फाइन. अब मैं इसको कन्वर्ट कर दूँगी मिलीमीटर से माइक्रोमीटर में. तो मुझे पता है एक स्केल जो मैं देख रही हूँ दैट इज़ अ मिलीमीटर. अब इस मिलीमीटर को मुझे माइक्रोमीटर में कन्वर्ट करना है. तो वी आर हैविंग दिस स्केल फॉर दैट कि सपोज़ एक मिलीमीटर को माइक्रोमीटर में कन्वर्ट करना होता है, तो मेरे पास उसको 1000 से मल्टीप्लाई किया जाता है. ठीक है, तो यही चीज़ मेरे पास आ जाएगी कि अगर एक मिलीमीटर को माइक्रोमीटर में कन्वर्ट किया जाता है, सो वी आर हैविंग दिस 1000 वैल्यू दैट इज़ मल्टीप्लाइड बाय 1000. सपोज़ अब मेरे पास यहाँ पे अगर एक पूरी रेंज आ रही है, अभी हमने ये वाला एग्जांपल लिया था जहाँ पे हम देख रहे थे कि मेरे पास 5 कार्स अगर मैंने देखी और उसका एक का साइज़ मैंने नियर अबाउट 2 बता दिया था. अब यही चीज़ हम आगे करते हैं. सपोज़ मेरे पास ये एक सेल एक आई पीस के थ्रू, एक माइक्रोस्कोप के थ्रू मुझे एक रेंज पता लग रही है कि ये 2 mm है. ठीक है, यहाँ पे 2 mm पूरा डायामीटर बता दिया कि मुझे कितना का विजिबल हो सकता है. इट्स लाइक अ विंडो जिससे मुझे कितना डिस्टेंस दिख रहा है. तो उस विंडो से जो आई पीस से मैं देख रही हूँ मुझे अराउंड 2 mm
डिस्टेंस विजुलाइज हो रहा है। तो यहाँ पे विजिबल जितनी रेंज है उसमें कितने सेल्स आ रहे हैं काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 सेल्स आर देयर। तो मुझे अब इसको कैलकुलेट करना है, तो हाउ वुड आई कैलकुलेट, आई विल डिवाइड number of the distance that is covered, that is 2 mm divided by number of cells। अब 2 mm बहुत बड़ी वैल्यू, लार्ज वैल्यू आ जाती है, तो मुझे उसको माइक्रोमीटर में कन्वर्ट करना होगा। फॉर दैट आई विल डिवाइड इट विद 2 into 1000, दैट विल बी 2000। तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 2000 डिवाइडेड बाई 8 इक्वल्स टू 0.25 mm, दैट इज़ द साइज़। अब यही चीज़ मैंने इसको डिवाइड कर दिया, जब 2.25 mm को मैंने माइक्रोमीटर में किया, मैंने उसको 100,000 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास पूरी साइज़ में एक वैल्यू आ रही है, दैट इज़ 250 माइक्रोमीटर। अगेन आई एम रिपीटिंग, मेरे पास अगर एक पूरा सेल है, पूरी एक लेंथ है, तो उसमें से मुझे पता है कि ये डायमीटर 2 mm का है। फर्स्ट ऑफ ऑल या तो मैं उसको पहले ही कन्वर्ट कर दूँ माइक्रोमीटर में, तो जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 2000 माइक्रोमीटर। और मुझे एक पूरी रेंज में कितने सेल्स दिख रहे हैं, 8, तो 2000 डिवाइडेड बाई 8, द वैल्यू वुड बी 250 mm, दैट इज़ रिटन हेयर, ठीक है। तो ये मेरे पास 250 mm की जो रेंज दी हुई है, इससे मुझे पता लगता है कि मेरे पास एक सेल का जो वैल्यू होगा वो 250 माइक्रोमीटर होगा। फाइन। अगर यही चीज़ मैं आपको एक एग्जांपल्स के थ्रू बताना चाहूँ, सो दिस वुड बी इट, कि हमारे पास सपोज़ मैंने अपने जो माइक्रोस्कोप से एक रेंज देखी, तो मेरे पास मुझे दिख रहा है कि मेरे को एक रेंज दिख रही है स्केल से, दैट इज़ 5 mm तक की रेंज मुझे एक आई पीस से दिख रही है। 5 mm देखने पे अब मुझे वो लार्ज mm तो मतलब बड़ी वैल्यू होती है, मुझे उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा माइक्रोमीटर में, तो 5 mm इंटू 1000, दैट विल बी 5000 माइक्रोमीटर्स। फाइन। अब उस 5000 माइक्रोमीटर्स में जो मेरे पास आगे की मेरे पास एक विजिबल रेंज है, जितना मुझे एक पूरे आई पीस के थ्रू दिख रहा है अपनी स्टेज पे कि कितनी मेरे पास एरिया कवर अप हो रहा है, लाइक अ विंडो, जिससे मुझे पता लग रहा है कि मेरा एरिया कितना आ रहा है 5000 माइक्रोमीटर का। अब उसमें कितने सेल्स आ रहे हैं, सपोज़ उस पूरी रेंज में मुझे 5 सेल्स दिख रहे हैं, मतलब 5 mm की पूरी रेंज में मुझे लगभग उस माइक्रोस्कोप से 5 सेल्स दिख रहे हैं जो एक रो में है। तो मुझे एक सेल का साइज़ निकालना है, डेफिनेटली 5 mm को 5000 में कन्वर्ट कर देंगे, और नंबर ऑफ़ सेल्स कितने हैं, 5। सो 5000 डिवाइडेड बाई 5, दैट वुड बी, यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे साइज़ ऑफ 1 सेल, एक सेल का साइज़ कितना होगा, तो वैल्यू आएगी टोटल फील्ड ऑफ अ व्यू डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ़ सेल्स। तो मुझे पता है टोटल फील्ड कितने हैं, मुझे कितना रेंज दिख रही थी, 5 mm तक की रेंज, जिसको मैंने कन्वर्ट कर दिया था 5000 माइक्रोमीटर में, और डिवाइड जो किया उसको 5 डिवाइडेड बाई 5 सेल्स, तो मुझे पता लग गया एक सेल का मेरा साइज़ नियर अबाउट 1000 माइक्रोमीटर्स है, ठीक है। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट द एक्सप्लेनेशन दैट दे हैव गिवन टू check the number of cells and the size of a specific cell that we can do by this। बस हमेशा याद रखना कि जो भी आपके पास वैल्यू आ रही है mm की, उसको मिलीमीटर को माइक्रोमीटर में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। और माइक्रोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना होता है। फिर देखा कि एक हमें जो रेंज दिख रही है, सपोज़ यहाँ पे मुझे एक रेंज दिख रही है, यहाँ पे ये पूरी रेंज मेरे पास 2 mm है। अब 2 mm तो मुझे पता है बड़ी वैल्यू है, तो मैं उसको माइक्रोमीटर में कन्वर्ट कर दूँगी, जो कि होगी इंटू 1000, तो मेरे पास 2000 माइक्रोमीटर बन जाएगा। और इसमें सेल्स कितने दिख रहे हैं, 8, तो मैं 2000 डिवाइडेड बाय 8 करके 0.25 या फिर 250 माइक्रोमीटर्स मेरे पास वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। सो विल एक्सप्लेन दिस। अभी आपको इजीली समझ आ जाएगा कि क्या बोल रहे हैं यहाँ पे। एक्टिविटी 2.1 में लेट अस एस्टिमेट द साइज ऑफ अ सेल। कहते हैं टेक अ ट्रांसपेरेंट रूलर विद अ मिलीमीटर mm मार्किंग्स। अभी मैंने स्केल में आपको दिखाया था कि mm मार्किंग्स क्या होती हैं, एक बार फिर दिखा देती हूँ। दीज आर द mm मार्किंग्स, मिलीमीटर जिसको बोलते हैं। सेंटीमीटर तो स्केल का पता ही होता है, और उसका सबसे छोटा यूनिट यहाँ पे हमारे पास mm होता है। फाइन। नाउ दे आर सेइंग टेक अ ट्रांसपेरेंट रूलर, फर्स्ट पॉइंट विद द मिलीमीटर मार्किंग्स। सेकेंड पॉइंट, प्लेस द रूलर ऑन द स्टेज ऑफ अ माइक्रोस्कोप। स्टेज ऑफ अ माइक्रोस्कोप इज दिस, यहाँ पे जो स्टेज लिखा गया है ना, इस चीज़ को हम स्टेज ऑफ द माइक्रोस्कोप बोल रहे हैं कि हमें यहाँ पे स्केल रखना है, ताकि मैं उस एरिया को फाइंड आउट कर सकूँ कि मुझे कितना एरिया दिखेगा माइक्रोस्कोप के अंदर। सपोज़ वही मैंने बताया कि मेरे पास एक रूम है, उसमें मेरे पास जो लॉक, जो होल होता है वहाँ पे की होल होता है, वहाँ से मुझे रेंज देखने की, मुझे रूम का कितना हिस्सा दिख रहा है, ठीक है। तो कह रहे हैं प्लेस द सेकेंड पॉइंट में, प्लेस द रूलर ऑन द स्टेज ऑफ अ माइक्रोस्कोप, फोकस ऑन इट यूजिंग द एडजस्टमेंट नोब एंड ऑब्जर्व द डायमीटर ऑफ द सर्कुलर फील्ड ऑफ अ व्यू थ्रू द आई पीस एंड मेजर इट इन mm। देखो कि मुझे कितना व्यू दिख रहा है। तो हमने सपोज देखा था, मुझे एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं कि मुझे 5 mm की रेंज दिख रही है। तो थर्ड पॉइंट में दे आर सेइंग 5 mm
अब कहते हैं कन्वर्ट द डायमीटर फ्रॉम mm टू माइक्रोमीटर। अब मुझे उसको कन्वर्ट करना है, तो आई नो, मैंने एक टेबल स्केल में देखा था दैट एक mm को माइक्रोमीटर में कन्वर्ट करना होता है, तो आई विल मल्टीप्लाई इट विद 1000। ठीक है, यहाँ पे दिख भी रहा है कि अगर एक मिलीमीटर को माइक्रोमीटर में कन्वर्ट करना होगा तो मैं 1000 के साथ उसको मल्टीप्लाई करूँ। और उसका विजुअल्स मुझे कुछ इस तरीके के दिखेंगे कि मेरे पास इन्होंने एक स्केल है, स्केल से उसको मेजर किया कि मेरे पास कितना एरिया विजुलाइज हो रहा है। फर्दर मैं उसको मार्क करूँगी कि एक सेल का साइज मुझे कितना दिख रहा है। फाइन, हेयर दे हैव गिवन द एग्जाम्पल, कहते हैं कन्वर्ट द डायमीटर 5 mm को माइक्रोमीटर में कन्वर्ट करना है, तो 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब उस स्केल को रिमूव कर दो, उसकी जगह पे अब हम सेल रख देंगे। फोर्थ पॉइंट में कह रहे हैं रिमूव द रूलर एंड प्लेस 1 अनियन पील स्लाइड ऑन द स्टेज ऑफ अ माइक्रोस्कोप। फिफ्थ पॉइंट कहते हैं फोकस ऑन द स्लाइड एंड काउंट द नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट अलॉन्ग द डायमीटर ऑफ द फील्ड ऑफ अ व्यू इन द स्ट्रेट लाइन। नाउ एस्टिमेट द रियल साइज ऑफ द सेल यूजिंग द फॉर्मूला। आप एस्टिमेशन लगाओ, आपको एग्जैक्ट तो नहीं बट एस्टिमेशन के अकॉर्डिंग पता है, क्योंकि सारे सेल्स एक दूसरे के साथ अटैच नहीं होते, स्पेसेस भी प्रेजेंट होते हैं। तो उस तरीके से हमारे पास अगर मुझे एक एस्टिमेशन लगाना होगा तो मैं क्या आइडेंटिफाई कर सकती हूँ वो बताया जा रहा है। नाउ दे हैव गिवन द यूनिट्स, कहते हैं 1 मिलीमीटर को आप माइक्रोमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 1000 के साथ उसको मल्टीप्लाई करना होता है। फाइन, फर्दर अब इन्होंने क्या किया है, एस्टिमेटेड साइज ऑफ अ अनियन पील सेल। अनियन पील सेल्स को इन्होंने अब माइक्रोस्कोप के अंडर देखा तो एक सेल का साइज़ बता रहे हैं कि कितना होगा। अभी मैंने बताया था कि मुझे पूरा व्यू देखने के लिए सपोज़ मेरे पास रेंज थी 5 mm की। हमने यहाँ पे एक पिक्चर भी आपको दिखाई थी कैलकुलेशन वाली, कि सपोज़ ये मेरे पास 5 mm का, मुझे एक स्केल के थ्रू मेरे को पता लगा कि मुझे 5 mm का व्यू दिख रहा है। उसको मैंने माइक्रोमीटर में कन्वर्ट किया 1000 के साथ मल्टीप्लाई करके। फिर फॉर्मूला मेरे पास था कि जितना आपको फील्ड व्यू दिख रहा है दैट इज़ 5000 माइक्रोमीटर, और कितने सेल्स दिख रहे हैं, सपोज 5 सेल दिख रहे हैं उस व्यू में, तो मैंने दोनों को डिवाइड किया ताकि मेरे पास वैल्यू आ जाए 1000 माइक्रोमीटर्स की। अब यही इन्होंने वैल्यू चेंज कर दी है इन NCERT। वो दे आर सेइंग, कहते हैं सपोज 25 सेल्स आर सीन अलॉन्ग द डायमीटर। एक पूरे डायमीटर में मुझे यहाँ पे पहले 5 मैंने बताए थे, यहाँ पे सपोज 25 हमें सेल्स दिख रहे हैं। इन दैट केस द साइज ऑफ वन अनियन सेल वुड बी 5000 माइक्रोमीटर डिवाइडेड बाई 25, क्योंकि मुझे पता है मेरे पास 5 mm की, मैंने स्केल से 5 mm की रेंज ली और मेरे पास उस 5 mm में मुझे 25 सेल्स दिख रहे हैं। तो 5 जो माइक्रोमीटर है, मिलीमीटर है, उसको मैं माइक्रोमीटर में कन्वर्ट कर दूंगी मल्टीप्लाई करके। तो 5 mm इक्वल्स टू 5 इंटू 1000। सपोज दोनों को अब डिवाइड किया जा रहा है तो नाउ द वैल्यू वुड बी 200 माइक्रोमीटर्स। सो थ्रू दिस आई गेट टू नो द साइज ऑफ अ वन सेल वुड बी 200 माइक्रोमीटर्स। फाइन, now they are saying if the estimated size of an onion peel cell is 200 micrometer, how much does a light microscope magnify this cell? तो फर्दर मेरे पास अगर सेल का साइज ही 200 माइक्रोमीटर है और मैं उसको लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर देखूँ तो वो उसकी मैग्नीफिकेशन कितने लेवल तक इंक्रीज कर देगा, ये पूछा जा रहा है। तो कहते हैं इट डिपेंड्स ओनली अपॉन द आई पीस एंड मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द माइक्रो। मेरे पास यहाँ पे सेल का साइज़ कितना आएगा, कितनी मैग्नीफिकेशन आएगी, वो डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्टिव लेंस और आई पीस का जो पावर है वो कितना है। कहते हैं इफ़ बोथ द आई पीस एंड द ऑब्जेक्टिव लेंस हैव द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ 10x, ऑब्जेक्टिव लेंस की भी 10x है वैल्यू और जो मेरे पास मैग्नीफाइंग पावर है उसकी भी 10x है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 10 इंटू 10 दैट वुड बी 100 टाइम्स। दिस मीन्स अ सेल विद इन अ एस्टिमेटेड साइज ऑफ 200 माइक्रोमीटर, जिसका एक साइज़ है, मुझे वो 100 गुना बड़ा दिखेगा। ठीक है, तो मेरे पास एक सेल है वो कितना मैग्नीफाई हो सकता है, कितनी उसकी इमेज बड़ी दिख सकती है, वो डिपेंड करता है कि मैंने मैग्नीफाइंग पावर कितनी ली है। फाइन, thus a microscope allow us to see very small structures clearly and is an essential tool for studying the cell structure। इसी के थ्रू हमारे पास माइक्रोस्कोप बहुत हेल्पफुल होता है ताकि हमें छोटी सी ऑब्जेक्ट्स को मैग्नीफाई फॉर्म में देख सकें। ओवर द ईयर साइंटिस्ट हैव improved the microscope by improving its 3 main features। फर्स्ट, रेजोल्यूशन। सेकेंड, कॉन्ट्रास्ट, हमारे पास रेजोल्यूशन होती है मेजर ऑफ द क्लैरिटी। देन कॉन्ट्रास्ट होता है हमारे पास, जिसको कह सकते हैं कि हमारे पास अलग अलग ब्राइटनेस किसी सेल पे दिखे कि कितना को ब्राइट हमें दिख रहा है, डिपेंड्स अपॉन द ऑब्जेक्ट जहाँ पे उसको केप्ट करके रखा गया है। फाइन, एंड थर्ड वन विल बी द मैग्निफिकेशन। सो थर्ड इज मैग्निफिकेशन। दीज इम्प्रूवमेंट्स हैव टर्न माइक्रोस्कोप इनटू पावरफुल टूल फॉर स्टडिंग सेल्स। तो हमारे पास 3 चीज़ें देखी जाती हैं कि हमारे पास किस हिसाब से आज के टाइम पे हमने अपने जो माइक्रोस्कोप्स में कितना इम्प्रूवमेंट कर लिया है। दैट डिपेंड्स अपॉन द रेजोल्यूशन फर्स्ट, दैट इज़ द क्लैरिटी। देन कॉन्ट्रास्ट, कि हमारे पास कहाँ किस ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे कि हमें लाइट उसकी प्रॉपर उस पर फॉल करे और मेरे को ऑब्जेक्ट क्लियर दिख सके। एंड थर्ड विल बी द मैग्निफिकेशन।
ये सारी चीज़ों ने इम्प्रूव किया आज के टाइम पे माइक्रोस्कोप्स को. फाइन. फर्दर दे आर सेइंग you can see picture of the lower surface of colocasia leaf under the scanned electron microscope. कि मेरे पास ये इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो मेरे पास मेम्ब्रेन की लेयर को भी इजीली इमेज शो कर सकता है, तो हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है जो मेरे पास कोलोकेशिया लीफ के जो सेल्स हैं उनको दिखा रहे हैं यहाँ पे. सो लुक एट दिस पिक्चर. सो वी हैव वन मोर टॉपिक दैट इज़ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हमने बताया कि जो लाइट माइक्रोस्कोप से ज़्यादा मैग्नीफाइड और ज़्यादा एक्यूरेट इमेजेस देखते हैं और हमारे पास उन चीज़ों को भी उन चीज़ों की भी इमेज शो कर सकते हैं जो हमें लाइट माइक्रोस्कोप से नहीं दिखते. सो दिस इज़ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड दिस इज़ लाइट माइक्रोस्कोप. जो हमारे पास फर्दर डिफरेंसेस होते हैं लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इस तरीके से. तो जो हमारे पास हम स्कूल में यूज़ करते हैं दैट इज़ ए लाइट माइक्रोस्कोप. व्हाट दे आर सेइंग अबाउट द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. Apart from the light microscope, scientists also use powerful electron microscope that reveals the fine details of a cell structure. हर एक सेल को फाइन डिटेल्स उसकी शो कर देना. These instruments use a beam of electrons instead of light to produce highly magnified images. एक किसी भी ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करने के लिए व्हाट इज़ द एक्चुअल थिंग वी यूज़ हेयर इन द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, दैट इज़ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. मतलब इलेक्ट्रॉन्स फॉल करवाए जाते हैं उस पर ताकि उसकी इमेजेस हमें इजीली दिख सकें. That allow us to see cell structure at nanometer scale with a remarkable clarity. The nanometer is 1 billionth of a meter. तो ये मेरे पास यहाँ पे हमने इसके सेल स्ट्रक्चर्स देख लिए कि मेरे पास ये जो एक इमेज होती है वो N1 nm कितनी होती है ना. विद दिस वी हैव कंप्लीटेड अ फ्यू ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ द चैप्टर जो जिसमें हमने हाउ टू स्टडी सेल, जिसमें हमने रेजोल्यूशन के बारे में पता किया. लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन 0.1 nm की होती है, सॉरी 1 mm की होती है. और मेरे पास नियर पॉइंट कितना होता है 25 सेंटीमीटर होता है. फिर मैग्नीफिकेशन और रेजोल्यूशन में फ़र्क क्या होता है वी हैव डिस्कस्ड. देन लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स में क्या फ़र्क होता है कि लाइट माइक्रोस्कोप में लाइट फॉल करवाई जाती है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रॉन्स बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉल करवाए जाते हैं. एक सेल को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या प्रोसीजर होता है वी डिस्कस्ड हियर विद द पिक्चर्स दैट आई हैव एडेड ऑल्सो. सो विद दिस वी हैव completed all the important topics till now, and rest of the topics that is left we'll discuss in the next class. Thank you so much.